circular motion, so what is the necessary condition for a particle moving in the circular motion? So there are the two necessary condition. One condition is the particle have a definite velocity. अगर particle के पास में velocity है तभी particle circular motion में move करेगा, otherwise particle circular motion में move नहीं करेगा. And second thing is the force. Force must be applied on the particles. If force is perpendicular to the velocity, then particle move in the circular motion. Otherwise not. तो कंडीशन समझ में आया क्या? दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन. दिस देयर आर द मेनी वेरिएबल्स: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, frequency, other things we are discuss now. After that, uniform circular motion and non-uniform circular motion. Uniform circular motion means if the particle have a constant velocity, then that motion is called the uniform circular motion. If particle have a not a constant velocity, that motion is called the non-uniform circular motion. Let me take an example, then you will understand. This is the uniform circular motion because particle repeated at parts with a constant velocity. Constant velocity बोलो या constant speed बोलो, ठीक है. But if particle have a regularly change the acceleration and velocity, everything, that is not a uniform circular motion. That is called the non-uniform circular motion. After that, we discuss centripetal force. If a particle move in the circular motion, there is a force will be developed on the particle towards the center of the particles, center of the circles. That is called the centripetal force. After that, we discuss centripetal acceleration. Also, centripetal force produce the centripetal acceleration. And then centrifugal force. Centrifugal force means this is the imaginary force, and it gives the idea about the inertia of the particles. Let's suppose if we rotate a particles in the circular motion and we cut the string, then particles will be moved down, not in a circular path. That give the idea about the सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आफ्टर दैट सर्कुलर ट्रैक. जैसे कि आप कभी कभी घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक ट्रैक होता है कहीं से भी घूमने का, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखता है. हम लोग को तो दिखता नहीं. आप अगर जाते होंगे कहीं पे घूमते हैं कहीं पे भी, तो ट्रैक होता है. सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या, कहीं पे चौराहा है तो उस चौराहे पे क्या होता है कि इधर से घूम करके ऐसे जाना होता है. बट उस चौराहे पे कैसे रोड कैसे बनाए होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके कंस्ट्रक्ट करते हैं कि लोग मान लेते हैं स्पीड में आएंगे, कितने स्पीड में आप आएंगे ताकि वो आप गिर नहीं पाएंगे. मतलब क्या होता है, क्या है कि आप अगर मान लो बहुत स्पीड में हो और चौराहे पे आए और वहां से मुड़ना है तो क्या होगा आपको पता है ना, मुड़ नहीं पाइएगा, कहीं और चले जाइएगा, कहानी खत्म. तो कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे. उसी का है पार्ट बैंकिंग ऑफ द रोड, वही है सेम टू सेम. जैसे कि फार्मूला रेसिंग कार होते हैं, इस समय क्या होता है ना कि आप देखिएगा तो जो रोड बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा ऐसे सीधा सीधा नहीं होते, थोड़ा सा क्या होते हैं उठे रहते हैं. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डेथ वेल मतलब मौत का कुआं, जहाँ पे आप जानते हैं मौत के कुएं के अंदर में जो होता है मोटरसाइकिल लेते चलाते रहते हैं. समझ में आया? तो कैसे चलाते हैं, क्या बैलेंस कर पाते हैं, क्यों बैलेंस कर पाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और बाकी सब जेईई का क्वेश्चन है करेंगे. तो ये हमारा कंटेंट है. कुछ कुछ समझ में आया क्या कंटेंट के अंदर में? तो राइट डाउन द इंट्रोडक्शन. राइट डाउन इंट्रोडक्शन. हाँ, तुम लोग इतना शांत कैसे बैठे हुए हैं? क्या हो गया है? हाँ, आज मतलब इच्छा नहीं है पढ़ने की, सीधा कहो ना. बस कब इच्छा होती है ये बताओ तुम लोग. जिस दिन तुम्हारी इच्छा होती है उस दिन का बात नाम बताओ पहले. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है. सर्कुलर मोशन लिखना. सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ. सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ. सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ. सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशन मोशन. टू डायमेंशन मोशन याद है आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे 2D. उसी तरह से ये भी सर्कुलर मोशन भी क्या है, टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है. हो गया क्या? लिखेंगे. इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर मोशन. इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर मोशन. इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर मोशन. इफ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर मोशन, then particle have a velocity
particle have a velocity and a force which is perpendicular to which is perpendicular to the velocity मतलब समझो, अगर कोई पार्टिकल है, जैसे कि सपोज कर लो कि तुम एक पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स रखे हैं, समझने की कोशिश करो बच्चा, और इसके पास में मैंने क्या दे दिया, इस तरह से एक वेलोसिटी दे दिया, ठीक है ना। अब पार्टिकल के ऊपर में परपेंडिकुलर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, सोच के बता सकता है कोई? परपेंडिकुलर फोर्स या तो इस साइड लगने वाला है या तो इस साइड लगने वाला है, परपेंडिकुलर फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तुम कहोगे कि सर इस तरह से घूम रहा है तो या तो परपेंडिकुलर ये लगेगा फोर्स, क्या इसके अलावा कोई दूसरा है क्या? अब पार्टिकल इस तरह से लग रहा है तो ये सर्कुलर ट्रैक कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। हर वो पॉइंट जहां पे पार्टिकल्स के पास में वेलोसिटी होगी और इधर की तरफ क्या लगेगी बताओ, परपेंडिकुलर। हर पॉइंट पे क्या लगना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए फोर्स। अगर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है कि देखो हमने क्या बोला कि सर्कुलर मोशन तभी होता है जब पार्टिकल के पास में एक वेलोसिटी होता है और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल के पास में एक फोर्स होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या इस तरह के सर्कुलर मोशन बनेंगे? अगर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या इधर की तरफ सर्कुलर मोशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आया कि नहीं आया? मतलब जिधर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उधर की तरफ क्या लगने वाला है, सर्कुलर मोशन होने वाला है। ये बात समझ में आ गया क्या? बना लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब जो सर्कुलर मोशन है तो देयर इज अ सेंटर, एक सेंटर होगा, सबको पता है क्या? सर्कल जानते हो क्या तुम लोग? आज सुने ही नहीं हो पहले तक, आज तक सुने थे क्या सर्कल? हाँ, सर्कल के पास में क्या होता है, एक सेंटर होता है। सेंटर को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया था सर्कुलर मोशन को। अब हम कुछ आपको और चीजें दिखाते हैं और समझाते हैं कि हाउ टू बी ऑब्जर्व द सर्कुलर मोशन। देखिए, लेट सपोज कीजिए कि एक हमारे पास में, बात समझिए बच्चा, एक हमारे पास में क्या है कि एक कार है। कौन सा कार है ये? फरारी है। वाह 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 वाह। चलिए, फरारी कार है, वी वेलोसिटी से जा रहा है और ऑब्जर्वर, दो ऑब्जर्वर हम रखते हैं। एक ऑब्जर्वर जो है हमारे पास में यहाँ पे है, मान लीजिए ये कौन है, तो आपको पता है किसका नाम लीजिएगा, इससे अच्छा पहले ही हम लिख देते हैं। कौन है ये? रोहन सर है, ठीक है। और एक जो है कौन है यहाँ पे, ओ ये क्या है अपना, एसके है, ठीक है ना। ठीक है, अब सोचते हैं जब ये कार जो है मूव करते हुए कहां पहुंच गया, कुछ देर के बाद में ये कार कहां पे पहुंच गया है, बोलिए यहां पे। कुछ देर के बाद में कार कहां पे पहुंच गया है, यहाँ पे। समझने की कोशिश कीजिएगा खाली, ये मत डिजाइन पे मत जाइए, मेरे डिजाइन मेरा बहुत अच्छा है, आपको भी पता है। तो ये कार यहाँ पे, जब सुंदर कन्या इस कार को देख रही होगी, चाहे मान लीजिए सुंदर कन्या, सुशील कन्या जो भी है, तो ये इस कार को देख रही होगी, तो क्या देख रही होगी बताओ, कि कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। उसको हमेशा ऑब्जर्व क्या हो रहा होगा कि कार जो है सीधे 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 यहाँ पे मूव करता हुआ दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जब यहाँ पे रोहन सर देख रहे होंगे इसी कार को, कौन सा सर देख रहे होंगे? रोहन सर। तो पहले रोहन सर यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे क्या है, फिक्स पॉइंट पे खड़े हैं और इस कार को देख रहे हैं। तो देखो कैसे देख रहे होंगे, शुरू में कैसे देख रहे होंगे, देखो ये कार यहाँ से इनको ऐसे दिख रहा होगा, यहीं पे दिख रहा होगा कार। कुछ देर के बाद में इनको कैसे दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा। कुछ देर के बाद में इस कार का पोजीशन किधर हो गया, इधर चेंज हो गया। कुछ देर के बाद में इस कार का पोजीशन कैसे हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्यों? क्योंकि सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में एंगल जो है हमेशा फिक्स है। एंगल क्या है यहाँ पे, एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन क्या रोहन सर के रिस्पेक्ट में ये एंगल बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि सुंदर कन्या क्या ऑब्जर्व कर रही होगी, तो स्ट्रेट लाइन। और रोहन सर क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक ही जगह से अपने सर के फेस को बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे और ये किसका ऑब्जर्व कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन का ऑब्जर्व कर रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखे पॉइंट बना करके, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन
when a particle move in when a particle move in when a particle move in a plane such that when a particle move in a plane such that its distance from a fixed ब्रैकेट में लिख लेना, और मूविंग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड ही होगा, ये मूविंग भी हो सकता है, तो ब्रैकेट में लिख लेना, और मूविंग पॉइंट्स ब्रैकेट बंद कर करके लिखना, मूविंग पॉइंट्स remain constant then its motion is called circular motion then its motion is called circular motion with respect to fixed or with respect to circular motion with respect to fixed और ब्रैकेट में लिख लेना मूविंग फिक्स्ड और ब्रैकेट में लिखना मूविंग पॉइंट. That fixed point is called center. 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 And the distance between the fixed point and the distance between the fixed point and the distance between the fixed point and particle is called radius and particle is called radius. ठीक है ना, समझ में आया क्या? अरे बच्चा यहां तक समझ में आया क्या? पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के अंदर में कि सर्कुलर मोशन होता क्यों है. एक वेलोसिटी होना चाहिए और एक फोर्स परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तब भी सर्कुलर मोशन हो सकता है. एक पार्टिकल फिक्स जगह पे खड़ा है, एक मतलब कि ऑब्जर्वर फिक्स जगह पे खड़े हैं और एक पार्टिकल को वो ऑब्जर्व कर रहा है डिफरेंट एंगल पे, तो वहां पे भी वो कैसा ऑब्जर्व कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व कर रहा है. बात समझ में यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? तो इस एग्जाम्पल को भी एक बार हम लोग कॉपी में लिख ले, इसको कॉपी में बना लीजिए, इसके बाद इस एग्जाम्पल को हम लिखवा देते हैं और उसके बाद छुट्टी कर देते हैं. देखिए अब ये नया चैप्टर है, एकदम नया है, आप चाहें तो और अच्छा कर सकते हैं, पीछे की चीज़ों को रिवाइज कीजिए और इसको और अच्छे से क्या कीजिए कि रिवीजन कर करके ही इंसान जो है आगे बढ़ा है. चार चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए कि हमें क्रिकेटर भी बनना है, हमें फुटबॉलर भी बनना है, हमें ये भी बनना है, हमें सिंगिंग भी करना है, स्विमिंग भी करना है. हर चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए, एक चीज़ पे ध्यान दीजिए तो वो चीज़ें आपको सक्सेस करवा सकता है. समझे कि नहीं? मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ, पहले इसको लिख लो, इसके बाद डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल बताते हैं तुमको. ठीक है, कर लिए? लिखेंगे द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इसके बारे में लिख लेना, द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा ये सब v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा. द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या SK. With respect to SK. With respect to SK. But RS sir, RS लिख दो. Continuously rotate his face. RS sir continuously rotate his face to see the car. To see the car. So, with respect to RS sir, क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से.
विथ रिस्पेक्ट टू आर एस सर क्या होगा, सम एंगुलर लिख लेना, विथ रिस्पेक्ट टू आर एस सर सम एंगुलर वेलोसिटी विल बी कम्स, बट विथ रिस्पेक्ट टू आर एस सर सम एंगुलर वेलोसिटी विल बी कम, सम एंगुलर वेलोसिटी विल बी कम। 11:20 पे कर लेते हैं, बैठो 5। क्या बताया मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू आर एस सर सम एंगुलर वेलोसिटी विल बी कम, सो ही ऑब्जर्व एज अ सर्कुलर मोशन, ही ऑब्जर्व एज अ सर्कुलर मोशन, ही ऑब्जर्व एज अ सर्कुलर मोशन। देखो अगर मैं बोलूं कि डी थीटा बटा डी टी, डी थीटा बटा डी टी इज इक्वल टू 0, तो किसके रिस्पेक्ट में है डी थीटा बटा डी टी 0, सुंदर कन्या या आर्य सर के रिस्पेक्ट में है? हाँ, तो ये डी थीटा बाई डी टी जो है एसके को क्या लग रहा है कि क्या है बोलो कि ये डी थीटा बटा डी टी क्या है कि एंगल चेंज ही नहीं हो रहा उसके लिए, दैट मीन्स पार्टिकल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं बात करूं आर एस सर की तो डी थीटा बटा डी टी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब तुम पूछोगे क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब भी थीटा वेरिएबल होता है ना तो कोई भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो तुम देखो ना यहाँ पे अगर तुम सही से देखोगे तो ये एंगल अगर θ1 है तो ये क्या हो जाएगा θ2, और ये क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लेना, उसके बाद में बात करते हैं। हेलो, हाँ है ना, हाँ है ना, अभी है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फटाफट लिखिए, 20 मिनट्स इज लेफ्ट, तो फटाफट कीजिए। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। समझो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। लेट सपोज करो कि कोई पार्टिकल्स जो है मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। किसमें मूव कर रहा है बच्चा, बोलो, सर्कुलर मोशन में। तो मैं बोलूंगा कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी इसका v1 है और इस पोजीशन से इसका डिस्टेंस जो है r1 है, r1 वेक्टर पे है, और यहाँ पे पहुंच गया b पॉइंट पे। पहले समझने की कोशिश करो, ये है v2 वेलोसिटी मान लेते हैं और यहाँ पे पहुंच गया ये r2 पे। तो यहाँ a से लेकर करके b तक ये बंदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया। a से लेकर करके b तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तुमसे पूछेगा, तो तुम कहोगे क्या चीज है कि सर, हम लोग कहेंगे सर डेल्टा r जो होता है ना वो r2 वेक्टर माइनस क्या होता है r1 वेक्टर होता है कि नहीं है। अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो क्या इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ना यहाँ a से b तक जब गया ये बंदा, तो a से b तक में ये वाला ये वाला ए बी, ये क्या कहेगा हमको कि यही हमारा क्या है, बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये वाला कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला हमारे पास में क्या कहेगा, इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। अरे नहीं आया समझ में क्या, दोनों में अंतर है ना। अगर तुमसे पूछे डिस्टेंस तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सर हमको पता है डिस्टेंस नथिंग बट क्या है हमारे पास में आर्क है। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। अगर सपोज करो कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना है बच्चा, थीटा है, तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, स्मॉल r इंटू थीटा लिख देते हैं। अगर ये सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो r1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इज इक्वल टू r2 का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा। अरे होगा ना, सबका रेडियस फिक्स होता है ना, कोई सर्कल का रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है ना हर पॉइंट पे। तो तुमसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा सर ये बताओ हमें, तो तुम कैसे कहोगे सर, अगर आपको ये राइट एंगल होता था तो हम कर देते r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, मतलब r√2 हो जाता, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो हमने सिखाया था बच्चा कि जब भी डेल्टा r निकालते हैं तो क्या होता है, r2 माइनस r1 वेक्टर होता है कि नहीं होता है। अगर इसका मॉड निकालना हो, इसका मॉड निकालना हो तो हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर के अंदर में r1 का स्क्वायर चाहे r2 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे r1
सॉरी R1 लिख दिए हैं, तो सेकंड नंबर पर क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर प्लस या माइनस, माइनस है बीच में तो किसका साइन लगेगा, -2R1 R2 cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और इसका अंडर रूट करेंगे कि नहीं करेंगे। सब मॉड में है बच्चा, समझ में आया कि नहीं, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। और मैंने क्या बोला, R1 = R2 = R बोला मैंने, अरे सब बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, कोई बता सकता है क्या, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या निकाले हम लोगों ने, डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा सर, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। कैसे लिख रहे हैं R का स्क्वायर, समझ में आ रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि R1 = R2 R है ना, मॉड ऑफ R1 = R2 R है ना, मैग्नीट्यूड सबका क्या है, सेम है ना। तब बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2R² cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहां से तुमको दिखता है क्या, 2R² इधर भी मिल गया, और बीच में माइनस का साइन 2r² cos थीटा मिल गया कि नहीं मिल गया। तुम में से कितने चाहते हैं कि इसमें से R² कॉमन लेकर करके निकाल दें, तो R² कॉमन लेकर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R² और 2R निकाल लो कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, 1 - cos थीटा का अंडर रूट बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे कॉमन उमन लिखने आता है तुम लोगों को, जैसे ही थोड़ा सा मैथ का या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आता है, तुम्हारा बोलती बंद हो जाता है तुम लोगों का, तो करोगे क्या लाइफ में, फिर 10th जैसा रह जाना है तो मत पढ़ो, क्योंकि ये सब चीजें तुमको कॉमन लेने नहीं आ रहा है, एकदम बोल नहीं पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा यहां से, √2R², √2R² 1 - cos थीटा। यहां से 1 - cos थीटा का किसी को वैल्यू याद है क्या, क्या होता है, 1 - cos थीटा का वैल्यू था 2 sin² θ/2 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 2 2 जा 4 कर दे क्या, 4R² sin² θ/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 4 या 2R sin θ/2। तो हमारे पास में जब भी सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव करता है, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला तो होती है आर्क, यानी कि आर्क मतलब आर्क की वैल्यू कितना होता है, रेडियस इनटू में एंगल। लेकिन अगर तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना होती है, तो क्या बोलेंगे, 2R sin θ/2। अगर किसी बंदे ने इसी में पूछ दिया कि इन दोनों का रेशो बताओ, क्या पूछ दिया, इन्हीं के डिस्टेंस अपॉन में क्या पूछ दिया, बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलोगे तुम लोग, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो सर R थीटा अपॉन में नीचे क्या लिखोगे, 2R sin θ/2 लिखोगे कि नहीं। यहां से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 2 sin θ/2। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे थीटा मस्ट बी टेकन इन द रेडियन, थीटा वहां पे किस में लिखेंगे, रेडियन में, और यहाँ साइन थीटा किस में लिखते हैं, बताओ जल्दी से। जैसे लिखना आप उसके तो वैल्यू आते हैं ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है, 40 डिग्री की, 45 डिग्री की वैल्यू आती है, डाल देंगे। तो जल्दी से लिखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके अंदर में ये सारे लिख दो। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दिख तो रहा होगा ना, विजुअलिटी तो है ना, तो जल्दी करो। नेक्स्ट लिखो एंगुलर पोजीशन, टॉपिक का नाम डालो एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। The angle made by the position vector, the angle made by the position vector with given line ब्रैकेट में लिख लेना रेफरेंस लाइन, with given line ब्रैकेट में लिख लेना रेफरेंस लाइन, is called angular position, is called angular position, is called angular position। देखो यहाँ पे एंगुलर पोजीशन, जैसे कि सपोज कर लो, ये लिख लिए थे ना सबने,
बोलो यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या है कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ, तुमको कैसे पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, कोई बता सकता है यहाँ पे? ए से, और गया कहाँ पे है? बी पे, यानी कि इसका रेफरेंस पॉइंट ये हो गया और ये पहुंच गया यहाँ पे। तो एंगुलर पोजीशन समझ में आया ना कि कैसे दिखाते हैं? रेफरेंस पॉइंट से दिखाते हैं कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वो पार्टिकल्स मूव किया है सर्कुलर मोशन में, दैट इंडिकेट द एंगुलर पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फटाफट लिखते चलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी है 11:20 में क्लास लेना है। नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीच में लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा सा आधे घंटे बर्बाद हो गए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिखे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे एंगल रोटेट बाय, एंगल रोटेटेड बाय लिख लेना, एंगल रोटेटेड बाय, एंगल रोटेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर, एंगल रोटेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर of the moving particle, angle rotated by the position vector of the moving particle, of the moving particle in a given time interval, in a given time interval, in a given time interval, in a given time interval with some reference line, in a given time interval with some reference line, with some reference line is called बोलो क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, बात समझो, अभी तो बेसिक पूरा चल रहा है, तो तुम बताओ कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, कोई बता सकता है क्या? अगर मैंने बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, कोई बता सकता है कि रेडियस अगर आर है तो पार्टिकल्स ए से बी तक गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? जो एंगल मेड होगा पार्टिकल के साथ में, तो यहाँ पे एंगल मेड कितना हो गया है? थीटा, यही तो कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, जल्दी से करो फटाफट। आर्क अपॉन में रेडियस, फटाफट लिखते चलो। देखो डेफिनेशन सिंपल बातें होती है। आप क्या करते हैं, आप क्यों कमजोर होते चले जाते हैं? आप माइंड को स्ट्रेस नहीं देते हैं, आप अपनी कमियां को नहीं देखते हैं, आप क्या करते हैं, दूसरे में कमियां देखने लगते हैं कि टीचर ऐसे पढ़ा रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा, टीचर ऐसे पढ़ा रहा इसलिए नहीं समझ में आ रहा। कुछ दिनों के बाद आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि हम क्यों पैदा लिए थे। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कीजिए कि हाँ हमारे पास में बोल ऐसे रहा है, इसका मतलब इसमें ऐसा होगा, एंगल बोल रहा है, इसका मतलब जो भी एंगल दिखेगा वही हमारा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए एंगल जो होता है ना, एंगल का हमेशा, अब देखो थीटा है तो इसका यूनिट भी होगा, तो इसका यूनिट क्या होता है समझ लीजिए। यूनिट हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? इसका यूनिट रेडियन, ठीक है ना। यूनिट ऐसा यूनिट बोलेंगे, क्या चीज है इसका? रेडियन है, ऐसा यूनिट रेडियन है, याद रखना। लेकिन और भी चीजें हो सकता है, कोई बंदा आपको डिग्री में दे देगा तो आप थोड़ी कहोगे कि हम नहीं सॉल्व करेंगे, डिग्री में क्यों दे दिए हैं। तो क्या इसका और भी यूनिट हो सकते हैं ना, बहुत सारे डिग्री भी हो सकते हैं, लिख लेना। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, डिग्री ये सब क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है। ग्रेड्स बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं इसका यूनिट? ग्रेड्स भी बोलते हैं, फटाफट लिखते चलो। रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं बच्चा? रिवॉल्यूशन। ये सब चीजें जो है ना टर्म्स है, जैसे कि आईआईटी के अंदर में रिवॉल्यूशन पर मिनट हर साल एक टर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना। हर साल पिछले 2-3 बार से हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जगह यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि खाली इसी चैप्टर में यूज करेंगे, वो रोटेशन में यूज कर देंगे रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो 12th में भी कर देंगे। रिवॉल्यूशन है, ग्रेड है, ग्रेड्स है और डिग्री है, GRADS, ग्रेड्स, डिग्री है, ठीक है। अब क्या बात आती है कि बच्चे को क्या है ना कि सर अगर रेडियन में दिया होगा, रेडियन में दिया होगा तो हम तो कर ही देंगे क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन अगर डिग्री में दिया होगा तो कैसे करेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस में दिया होगा? डिग्री में दिया होगा तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है ना कि पाई जो होता है ना उसकी वैल्यू
180 डिग्री होता है, पता है कि नहीं है? ये डिग्री में है और ये किस में है? रेडियन में है। तो अगर तुमसे पूछे कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं तो क्या बोलोगे? बोलो 180 बाई में पाई। लेकिन हमको तो सर डिग्री में बदलना ही नहीं है ना, हमको किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। तो हम क्या कहेंगे सर? 180 इज इक्वल टू कितना पाई होता है? 1 पाई होता है। उल्टा भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता है? पाई इज इक्वल टू 180, तो 180 इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? पाई बाई 180 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब पाई बाई 180 लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री के अंदर में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाई 180 होते हैं। बात समझ में आया क्या? जल्दी लिख लो। ऐसा सब बेसिक मैथ में भी पढ़े थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि आपको पूरा याद है, तो जल्दी से लिख लो, फटाफट ऐड करते चलो। क्या कि हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे फ्रिक्शन का बहुत सारे बच्चे ने सॉल्व किया क्वेश्चन ने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बहुत ने क्वेश्चन ने सॉल्व किया, तो हुआ। तो आप सॉल्व करोगे तभी होगा, आप में से ही 1-2 निकल के आएंगे बाहर। अब हर साल में 100% थोड़ी IIT का रिजल्ट आता है, समझ में आया कि नहीं? आएगा, रिजल्ट आएगा, गारंटी है। मेहनत किया जाएगा, टीचर्स मेहनत करेंगे, बच्चे भी मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट तो आना ही है। अब किसका आएगा ये नहीं है, जो मेहनत करेगा उसका आएगा, साथ में जो चलेगा उसका आएगा। जैसे मेरे पास में 30 डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट कर देना है रेडियन में। 30 डिग्री है तो रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 180। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो सर 30 इंटू में पाई बाई 180 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? सर यहां से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसी तरह से अगर कोई बोले 80 डिग्री को बदलने के लिए, तो 80 डिग्री को क्या करेंगे? 80 इंटू पाई बाई क्या कर देंगे? 180 कर देंगे। कितना भी दिया जाए, क्या आप लोगों से नहीं होगा क्या? ये कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई में 9। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? जल्दी से लिख लो ना फटाफट। पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, पाई की वैल्यू ही होता है 180 यार। गजब आदमी हो। यहां पे क्या बताया गया है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 होता है। अब पाई में ही छोड़ना रेडियन कहलाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट समझो। यहां तक समझ में आ गया क्या? अब सुनो, सर्कुलर मोशन जब भी होता है ना, तो अगर एंगल छोटा है, स्मॉल एंगल है, लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, पहले लिख, रुको, छोटा पॉइंट पहले लिख लेते हैं। पहले एक पॉइंट था, यूनिट से रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे थे ना यहाँ पे। अच्छा, याद है आपको यूनिट एंड डायमेंशन जब हम पढ़ाए थे आपको? एक में छोटा बातें है लेकिन बहुत तगड़ा बातें हैं, क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम के अंदर में। यूनिट क्या होता है? इसका रेडियन होता है। लेकिन डायमेंशन पूछेगा तो क्या होता है? डायमेंशन, अब यूनिट एंड डायमेंशन तो पढ़ाए थे हम आपको। यूनिट तो डायमेंशन क्या होता है? बोलो क्या होगा? कोई बताओ पूरे क्लास में से। बोलना है, वह मन में ऐसे झूठ मूठ के मुंह बिचकाने से काम नहीं चलेगा। बोलिए, आवाज आना चाहिए मेरे कानों तक। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका? M0L1 T0। आप बताइए। डायमेंशन लेस होता है, क्या कि हमने बोला था कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 ही होते हैं, एक एंगल होते हैं और एक सॉलिड एंगल होते हैं, और दोनों का डायमेंशन गजब हो। तो क्या हो जाएगा इधर? M0L0 T0। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। हम उस समय भी बोले थे कि आ जाते हैं क्वेश्चन उठ करके कहीं से भी। जल्दी जल्दी लिखो, है अभी टाइम ना। ओह खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा सोचो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है क्या? देखो ना, ऑब्जर्वर अगर यहां है तब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर ऑब्जर्वर यहां पे बैठा रहेगा तब देखो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या कहानी चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा? तो क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ, लिख लेना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द
ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब ब्रैकेट में लिख लेना कि हाँ ट्रू है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब ब्रैकेट में लिख लेना कि ट्रू, दिस इज ट्रू, मतलब ट्रू एंड फॉल्स अगर पूछे तो ये ट्रू है। क्यों? देखो ना, यहाँ पे कितना एंगल है, मान लेते यहाँ पे कितना एंगल है थीटा, और यहाँ पे कितना एंगल होगा, क्या थीटा ही होगा कि चेंज होगा? अरे कैसा इंसान है तुम लोग, सेम ही कैसे होगा? अच्छा यहाँ पे बताना, तो अभी तुम लोग अब शायद रियलाइज कर लोगे, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो, अब बताना था चेंज होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्जर्वर कहां पे है उसके अनुसार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? थोड़ा सा ये वो हो गया है, क्या कहते हैं, सही से थोड़ा सा बना लेते तो और अच्छा लगता। बना लीजिए इसको भी, पॉइंट बना कर करके जहां लिखे हैं वहीं पे लिख लीजिए इसको, इसके बाद छुट्टी कर लीजिए। इसको बना लीजिएगा, जैसे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसके लिए थीटा एंगल है, और दूसरा ऑब्जर्वर अगर अब देखो तो अब तुमको दिखेगा कि ये थीटा नहीं होगा, क्या थीटा 1 मान लो यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं, बोलो ना। नेक्स्ट लिखो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओह छुट्टी करना ना, बस लिखो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट पॉइंट बना कर करके स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, a small angular displacement can be treated as vector, a small angular displacement can be treated as vector, can be treated as vector। लेकिन अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब, मतलब कि अगर मेरे से बोले 5 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये स्मॉल डिग्री होते हैं ना, तो ये सब ट्रीट कैसे किए जाएंगे? एक वेक्टर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन लार्ज एंगल अगर होगा तो क्या वो वेक्टर की तरफ ट्रीट करेंगे? तो नहीं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज एंगल, लार्ज एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर नॉट वेक्टर, आर नॉट वेक्टर, नॉट वेक्टर। जैसे तुमसे पूछे ये बोलना, तो क्या ये सही है? d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 एज अ वेक्टर, और मैं बोलूं थीटा 1 प्लस थीटा 2 एज अ स्केलर, तो क्या ये सही है या गलत है? ये बताओ। सही है ना, क्योंकि स्मॉल एंगल, अरे d लगने का मतलब होता है स्मॉल, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर में कि कहीं पे भी d थीटा जब भी लिख दिया जाए तो वो स्मॉल एंगल। डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन इज 0, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन इज 0, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत है, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन के अंदर में कोई भी पार्टिकल्स अगर 1 रिवॉल्यूशन करता है उसका मतलब वो कितना एंगल चलता है? सोच के बताओ कितना एंगल चलता है? 360 या 2 पाई बोलेंगे, क्या कि रेडियन में लेते हैं। तो 1 अगर 1 रिवॉल्यूशन करता है पार्टिकल तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई होता है और ना कि 0 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगुलर जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है 1 रिवॉल्यूशन के लिए वो 0 नहीं होता है। लेकिन इसी तरह से कहे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, बोलो जल्दी से? ये 0 होगा, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो होता है अगर सेम हो जाए तो ऐसे जगह पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे इनिशियल पोजीशन है वहीं पे वापस आ जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। क्या कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट से वो चला उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो क्या कहेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नहीं समझ में आया क्या? जो हम लोग पहले पढ़े हैं, डिस्टेंस पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, तो क्या बोले थे? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द जर्नी होता है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट जर्नी का? 0 है। और ए से स्टार्ट हुआ है और वापस ए ही पे आ गया है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? बोलो ना, 0 हो गया कि नहीं? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? तो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट डालिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमें क्या करना है? राइट हैंड रूल्स लगाना है। कौन सा रूल लगाना है बच्चा? राइट हैंड रूल्स। कहता क्या है राइट हैंड रूल? कि curl the right hand fingers in the direction of moving particles in the circular motion, then thumb direction give the direction of angular displacement। नहीं समझ में आया? कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स मतलब अगर ए से चलते हुए इस तरह से आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे इसके डायरेक्शन में, तो हमारे को थंब का डायरेक्शन क्या देगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डॉट में है या क्रॉस में है? तो आउटवर्ड अगर होता है ना तो उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? डॉट से डिनोट करते हैं। नहीं आया समझ में क्या? तो यानी कि डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड को कैसे लिखेंगे? डॉट में लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ए पॉइंट से तो कैसे होगा? तो हम फिर से राइट हैंड फिंगर्स लेंगे और इस तरह से क्या करेंगे? मूव कराएंगे। अब ये किधर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है इसका? बोलो, इनवर्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर पूरे के पूरे 1 रिवॉल्यूशन हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, लेकिन ये क्या हो जाएगा? क्रॉस में हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किससे डिसाइड करते हैं? राइट हैंड रूल से। तो लिखेंगे इट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड रूल। It is decided by right hand rule. It is decided by right hand rule. लिख लिए क्या? लिखिएगा राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स, ऐसे लिख लीजिए कर्ल, CURL, कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, curl right hand fingers in the direction of moving particles, in the direction of moving particle in circular motion, in the direction of moving particle in circular motion, in the direction of moving particle in circular motion, then thumb direction give the direction of angular displacement, then thumb direction give the direction of angular displacement, then thumb direction give the direction of angular displacement, then thumb direction give the direction of angular displacement। मतलब समझ में आया ना? और समझ में आया क्या? तो क्या केवल और केवल 2 पाई बोलेंगे तो काम चलेगा, या हमको डायरेक्शन अगर पूछेगा तब डायरेक्शन भी बता दे सकते हैं ना? अरे नहीं आया समझ में? जल्दी जल्दी कर लो। चल हो गया ये दोनों एग्जाम्पल ले लो, आगे बढ़ेंगे फिर। देखो बाकी लोगों का क्या है, इधर उधर का ड्रीम है। आपका ड्रीम जेई नीट या एनडीए जेई नीट है यहाँ पे ना, सारे जेई नीट वाले हैं। तो आपका ड्रीम अगर जेई या नीट है या आईआईटी करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा।
बाकी के चक्रों में आप पढ़ कर करके मेहनत नहीं कीजिएगा, नहीं निकलेगा, इसलिए मेहनत कीजिए, समझे कि नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन है एक, लिखिए व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है, इसके बाद ये दोनों लिखने के बाद में लिख लीजिएगा आउटवर्ड है, इसका मतलब आउटवर्ड होता है, और इसका मतलब होता है इनवर्ड, इसका मतलब होता है इनवर्ड। एक होता है आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। हो गया कि नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखना बच्चा कि व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर में, मतलब 3 क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करना है तुम लोगों को। 3.5 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, 3.5 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, 3.5 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, 3.5 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड 5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, एंड 5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंड 5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड लिखो 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, CW लिख दिया करो ना क्लॉकवाइज को, 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड 4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड 4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड 4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। लिखो नेक्स्ट 4.5 रिवॉल्यूशन, 4.5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, 4.5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज and 12 revolution clockwise, and 12 revolution clockwise। चलो तो कोई बता सकता है कितना होगा। फर्स्ट का आंसर कोई बता सकता है क्या। 3.5 रिवॉल्यूशन कितने में है, क्लॉकवाइज है, तो हम कहेंगे कि 3.5 रिवॉल्यूशन किसमें है बच्चा, क्लॉकवाइज में है, तो हम कहेंगे क्या चीज, और कितना है 5 है एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई सर्कुलर मोशन है, तो एक मोशन बना लो सिंपल समझने के लिए ये तुम्हारे लिए, कि सर यहाँ पे ये बंदा पहुंच गया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो मैं कलर चेंज करके कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। 1 रिवॉल्यूशन, फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन, फिर थर्ड रिवॉल्यूशन, और उसके बाद में हाफ रिवॉल्यूशन। हो गया कि नहीं हो गया, खत्म। इतना पहुंच चला किस बंदे ने, कहाँ पे चला, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चला। अच्छा अब हम चला रहे हैं, देखो ना कौन सा रिवॉल्यूशन, अब देखो हाफ रिवॉल्यूशन चला फिर से इधर की तरफ, ये कौन सा रिवॉल्यूशन चला, एंटी क्लॉकवाइज। एक रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन, तीसरा रिवॉल्यूशन, ठीक है, और 3.5 पे तो 0 हो गया उसका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिलकर के 0 हो गया, तो बच कितना गया उसका रिवॉल्यूशन। अब 1.5 बच गया कि नहीं बच गया, एक तो ये पूरा पूरा बच गया, और फिर आधा यहाँ पे पहुंचेगा तो 5वां रिवॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1.5 रिवॉल्यूशन जो है इसका बच गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर 1.5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज बच गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो तुम कहोगे सर माइनस क्यों किया आपने, इसमें एंगल है तो सर माइनस कैसे कर दिया आपने। तो हम बोलेंगे ना, देखो ना जब ये क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कर रहा था तो क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन में इसका डायरेक्शन किधर की तरफ था, भीतर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज जब रिवॉल्यूशन कर रहा था तो इसका डायरेक्शन किधर था, बाहर की तरफ। तो 3.5 भीतर की तरफ गया था, तो 3.5 बाहर की तरफ गया था, तो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया। तो बच कितना गया, 1.5 ही तो बच गया, अरे 1.5 बच गया कि नहीं बच गया। अब बताओ कि 1 रिवॉल्यूशन में 1 रिवॉल्यूशन अगर करता है तो कितना चलता है, इधर लिख रहा हूं 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चलता है, 2 पाई चलता है, तो 1.5 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, 2.5 इंटू 1.5 होगा कि नहीं होगा, ऐसा लिखेंगे क्या।
अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलो चलो लिखेंगे कि नहीं? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 पाई आ जाएगा क्या? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी करो फटाफट, चलो चलो जल्दी करो। सेकेंड वाला का आंसर बताओ फटाफट, इसी बहाने पे, इसी पर 0, वेरी गुड। थर्ड वाले का? सेकेंड वाला का तो 0 हो जाएगा ना, 4 चला किसमें? क्लॉकवाइज, और 4 चला एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा इसका? 0। और 4.5 रिवॉल्यूशन चला किसमें? एंटी क्लॉकवाइज, और 12 रिवॉल्यूशन किसमें चला है? क्लॉकवाइज। तो कितने हो गए? 7.5 क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अब कितना थीटा कितना होगा अगर पूछे तो कितना से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसी कंसेप्ट को, नोट लगा के लिखो। 1 रिवॉल्यूशन मीन्स थीटा इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन मीन्स थीटा इज इक्वल टू, पहले इसको कर लो, एक क्वेश्चन तो कर लो, बाकी का आंसर डायरेक्ट कर दोगे ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो? कितना है लास्ट वाला का? क्या आंसर आएगा? हाँ, ट्वेल्व में से 4.5 नहीं घटाने आ रहा है ना। पता है मेरे को किसका कॉपी तू लेके आया है। हम्म, 12th का है? किसका है ना? छोड़िए ना पाई, वो समझ में आया ना कितना रिवॉल्यूशन आएगा? 7.5 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। 1 रिवॉल्यूशन मीन्स, नोट लगा के लिख लीजिएगा। 1 रिवॉल्यूशन मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। 1 revolution means theta is equal to 2 pi. So n revolution means 1 revolution means theta is equal to 2 pi. So n revolution means n into 2 pi. Theta is equal to n into 2 pi. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। When an object move in circular path, when an object move in circular path at a constant speed, when an object move in circular path at a constant speed, then the motion is called uniform circular motion. ये अलग से पॉइंट लिखा गया ना। When an object move in circular path with a constant speed, then motion is called uniform circular motion. Then motion is called uniform circular motion. अगर मान लेते हैं पार्टिकल्स के पास में कांस्टेंट स्पीड है तो हमेशा किस में होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। ये आगे की पॉइंट है बट पहले लिखा गया गलती से। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सुबह हो गया था क्या ये? अच्छा हो गया था तो छोड़िए। m0 l0 t0 आया होगा इसका, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है तो लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of angular displacement, the rate of change of angular displacement is termed as a angular velocity.
is termed as a angular velocity, is termed as a angular velocity, एंगुलर वेलोसिटी। देखो इधर, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा को इस तरह से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा इस तरह से, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम। तो डेल्टा टी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, नहीं समझ में आया। और इसी को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आया क्या। लेकिन अगर यहीं पे अगर ओमेगा इज इक्वल टू मैंने लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी, और इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या समझ में आया क्या आपको, जल्दी लिखिए फटाफट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फटाफट लिखिए। नहीं लिख पा रहे हैं क्या, जल्दी जल्दी करिए फटाफट, हो गया ना। लिखिएगा इट इज अ एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ एक्सियल AXIAL एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये वेक्टर तो है लेकिन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, तो राइट हैंड थंब रूल जो अभी हमने बताया था। नेक्स्ट लिखो डायमेंशन, SI यूनिट, SI यूनिट लिख लेना। SI यूनिट क्या होगा, ऊपर थीटा है तो क्या लिखते हैं, थीटा का SI यूनिट क्या होता है, रेडियन, और नीचे टाइम है तो टाइम के लिए क्या लिखते हैं बोलो, हाँ तो क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सर रेडियन का तो कुछ डायमेंशन नहीं होता है लेकिन टाइम का डायमेंशन होता है, m0 l0 t0 और नीचे क्या हो जाएगा t1, तो क्या आ जाएगा m0 l0 t-1। अरे एक छोटी सी बातें हैं, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट लिखो, हो गया क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फटाफट, व्हेन अ बॉडी makes n revolution, when a body makes n revolution, makes MAKES, when a body makes n revolution in t second, in t second, then its average angular velocity, then its एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ कि n रिवॉल्यूशन करता है कोई पार्टिकल्स तो t सेकेंड में, तो एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो सर अभी तो बताए हैं आपने, एंगुलर एवरेज एंगुलर के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक रिवॉल्यूशन करता है कोई पार्टिकल, 1 रिवॉल्यूशन में कितने होते हैं 2 पाई, तो n रिवॉल्यूशन में कितने एंगल हो जाएंगे, n इंटू में 2 पाई। अरे बोलना होता है, खाली बैठने से सुनने से नहीं काम चलेगा। क्या यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे n 1 रिवॉल्यूशन में कितने होते हैं 2 पाई, तो n रिवॉल्यूशन में कितने होंगे n इंटू 2 पाई। अब बाई में टाइम जो टाइम लगा t सेकेंड, जल्दी करो फटाफट, एकदम लिखते चलो फटाफट।
चले आगे बात करें, लिखो इफ अ पार्टिकल makes n revolution n rotation, if a particle makes n rotation per second n rotation per second, then its angular velocity is देखो अगर कोई पार्टिकल n रोटेशन पर सेकेंड कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में वो कितने रोटेट कर रहा है, n टाइम्स रोटेट कर रहा है, तो वो जो n रोटेशन पर सेकेंड बोला गया ना, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाएगा उसको? फ्रीक्वेंसी। और उसके लिए एंगुलर का जो वैल्यू होगा 2 पाई इंटू में n होगा, याद रखना। स्मॉल n से अगर इसको रोटेट डिनोट करेंगे तो n। ये दूसरा है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई में t इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है ना। n इज कॉल्ड द रोटेशन पर सेकेंड, नहीं समझ में आ रहा है क्या? रोटेशन पर सेकेंड। टी इज कॉल्ड द टाइम। तो दोनों के बीच में अगर रिलेशन बताओ तो टी इज इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बाद में इसी का नाम फ्रीक्वेंसी पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। अब एग्जाम के अंदर में कभी भी ना रोटेशन पर सेकंड नहीं दिया रहता है, रोटेशन पर मिनट लिखा रहता है या रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा रहता है। चलो पहले इसको कर लो, फिर लिखवाते हैं सब चीजें। तो ध्यान से पढ़ते रहोगे, हो जाएगा एग्जाम के अंदर में। जल्दी जल्दी करो। हो गया? यहां पे लिख लेना n इज डिनोटेड एज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ हैंड ऑफ क्लॉक। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। हैंड ऑफ क्लॉक। अच्छा, क्लॉक के अंदर में कितने हैंड होते हैं? 3 होते हैं। एक सेकेंड का हैंड होता है, एक मिनट का होता है, और एक क्या होता है? आवर्स का होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड। सेकेंड SECOND वाला सेकेंड हैंड। सेकेंड मतलब 2 नहीं, कौन सा? 1 सेकेंड 2 सेकेंड होता है ना, वो 3 सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तुम सोच के बताओ कि अब तुम लोगों ने घड़ी तो देखा ही होगा, कि नहीं देखा है तो पहले बता देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है तो हम अभी दिखाते हैं। देखो ऐसा ही कुछ घड़ी होता है क्या? नंबर 1 अगर यहाँ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 4। कहीं गलत तो थोड़ा सा पास कर दूं क्या? अच्छा, यही तो तुम लोग से पूछ रहे थे। क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, अब सही लग रहा है। 2, अब क्या होगा? 3। अच्छा, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अच्छा, ठीक हो तो बताते रहना, ठीक है? अरे ठीक है क्या? बात समझ में आ रहा था तुम लोग? अच्छा ठीक है। अच्छा, सेकंड का जो होता है ना, वो जो होता है सबसे ग्रेटर होता है हैंड उसका, मतलब देखना, अब मिनट वाला उससे जस्ट छोटा और आवर्स वाला उससे भी छोटा। उसके पीछे भी लॉजिक है, उनको छोटा बनाने के लिए पतला, सेकंड वाले बहुत पतले होते हैं और मिनट वाले थोड़ा सा उससे क्या होते हैं, तो उसके पीछे भी लॉजिक है, बट अभी उस लॉजिक को नहीं देखते हैं। अब बताइए कि सेकंड को 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? सेकंड को 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड लगेगा। यानी कि 1 मिनट के अंदर में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा तो यहीं पे वापस पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा, या 12 से स्टार्ट करेंगे तो 12 पे वापस पहुँच जाएगा,
इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पाई, तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 पाई से काम चल जाएगा क्या, नहीं लिखेंगे। अब क्या कहेंगे कि इसका रोटेशन पर सेकेंड कितना है, तो सर 60 सेकेंड में 1 रोटेशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन करता है 1/60। नहीं आया समझ में, क्या बोलेंगे सर 60 सेकेंड के अंदर में ये 1 रोटेशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा 1/60। हम लोग यहाँ पे जो रखते थे स्मॉल एन, वो स्मॉल एन क्या होता था रोटेशन पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड की बातें हो रही थी। इसका मतलब यहाँ पे 1 बाई कितना लिखेंगे 60, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई में 60, मतलब कितना हो गया पाई/30। अरे नहीं आया, यूनिट क्या होता है इसका रेडियन पर सेकेंड। जल्दी से लिखो। तो अगर तुमसे पूछे सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना है, तो अब बता सकते हो तुम लोग टाइम पीरियड क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले तुमको लिखे थे, पीछे देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम पीरियड भी तो बोलते हैं। अच्छा, मैं जब तक लिखूंगा नहीं तब तक तुम लोग का ध्यान में नहीं रहेगा ना। टाइम पीरियड होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो बोलो तो इधर टाइम पीरियड कितना आया तुम लोगों को, कितना आया है, गजब हो। टाइम पीरियड कितना आया है 60 आया है ना। टाइम पीरियड कितना आया 60 सेकेंड। अरे एक रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना लगता है 60 सेकेंड। सेकेंड लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड्स, जल्दी जल्दी करो। और नेक्स्ट लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तुम में से कोई निकाल सकता है क्या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तो अब जिसके पास में प्रेजेंस ऑफ माइंड या लॉजिकली दिमाग चलता होगा वही ना, कि घड़ी देखा होगा, घड़ी के अंदर में मिनट कितने देर में घूम जाता है, ये सब जानता होगा, वही काम कर सकता है ना। अब बताओ एक मिनट का हैंड अगर मैं बोलूं, तो मिनट हैंड कितने टाइम्स में घूम जाते हैं, पूरे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम्स लगता है, कितना लगता है 1 आवर्स बोलता है। तो क्या टाइम पीरियड कितना आएगा उसका। अगर मैं बोलूं कि मिनट हैंड यहाँ पे है, क्या है ये मिनट हैंड है, मान लेते हैं कि मिनट हैंड है, तो इसको पूरे के पूरे 1 चक्कर लगाने के लिए 1 आवर्स वेट करना पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। मिनट हैंड को 1 आवर्स के अंदर में वो क्या होता है वेट करता है, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, तो सर 1 आवर्स, मतलब 1 आवर। हम लोग तो आवर्स में तो कोई यूनिट नहीं होता हमारे लिए, तो इसका मतलब इसको 60 मिनट लिखेंगे। सर मिनट में भी कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसको किस में बदल देंगे 60 इंटू में 60, यानी कि हमारे पास में मिनट हैंड को मूव करने के लिए कितने सेकंड लगते हैं, एक चक्कर लगाने के लिए 60 × 60। अगर अब आपसे पूछेगा कोई कि ओमेगा की वैल्यू कितना होगी, क्या कि एंगुलर वेलोसिटी पूछा है उन्होंने, तो ओमेगा के लिए क्या लिखते हैं 2 पाई बाई में टी लिखते हैं। 2 पाई तो 2 पाई हो गया, और टी के जगह पे कितना आ गया 60 × 60। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आया। ये 60 × 60 2 बार क्यों हो गया। पहली बात है तो ये पता होना चाहिए था कि मिनट वाले कितने बार में घूमते होंगे। जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, नहीं बस जस्ट पूछे हैं। जल्दी जल्दी करो फटाफट, हो गया क्या। चलो अब हैंड वाला आर्स हैंड का तुम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर्स हैंड का निकालो तो खुद से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड्स खुद से निकालो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड्स खुद से निकाल सकते हो क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड्स। सर अब हमको ना एक घड़ी का जानना जरूरी है, तो एक घड़ी के अंदर में सर आवर हैंड्स जो होते हैं वो बच्चा कितने देर में घूम जाता है पूरा, बताओ। अगर मैं बोलूँ कि ये पूरे के पूरे घूमने में इसके टाइम कितने लगते हैं
सबको पता है ये बात। तो अब 12 आवर्स लिखेंगे क्या इसका टाइम पीरियड? टाइम पीरियड 12 आवर्स लिखेंगे क्या? तो क्या लिखेंगे? 12 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड के अंदर में ना सारे आंसर लिखना होता है। तो बोलो ओमेगा क्या आएगा? बोलो ना, 2 पाई अपॉन में 12 इंटू 60 इंटू 60। अच्छा, तुमको पूछेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो क्या बोलोगे तुम? आवर हैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, क्या बोलोगे तुम? ओ, तो फिर टाइम पीरियड क्या हो गया? फिर टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में अंतर है ना, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12। अब देखो ना, छोटी छोटी बातें में तुम क्या होते हो कि गड़बड़ कर देते हो, क्या कि तुम्हारे दिमाग में 50 चीजें चलते रहता है। अरे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड था ना। जल्दी जल्दी करो फटाफट, हो जाए तो बताना फिर से मेरे को, ठीक है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, find the average angular velocity and instantaneous angular velocity if theta is equal to 2t square, if theta is equal to 2t square plus t plus 2, थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। तो हमें निकालना है क्या चीज़ है? एंगुलर वेलोसिटी एवरेज निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 3 सेकेंड। ये भी लिखवा दिए थे क्या? टाइम इंटरवल, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 3 सेकेंड। जल्दी से करो, in the time interval of 0 to 3 second, in the time interval of 0 to 3 second। तो बोलो हम लोग सर एवरेज के लिए क्या पढ़े थे? आज ही बताया था, डेल्टा थीटा बाई में डेल्टा टी। अब तुमको देखो वेक्टर उक्टर जब पढ़ा चुके हैं तो डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा का कहीं पे भी बहुत सारे चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ पर डेल्टा का मतलब यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो अगर मेरे को सर t इज इक्वल टू 0 मिला है तो ये इनिशियल टाइम होगा। t इज इक्वल टू 0 पे क्या थीटा इनिशियल नहीं निकल जाएगा? 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तब बचेगा कितना? 2 रेडियन। अरे यही तो बचेगा। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड जो दिया है उसको अगर तुम पुट करोगे तो थीटा फाइनल कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 2 जा 18, कितना आ रहा है? सीधा सीधा 23 रेडियन। आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे ही इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे सर? ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 23 माइनस 2 बाई में 3 माइनस 0, तो 21/3 मीन्स कितना आ गया? 7 रेडियन पर सेकेंड। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हो गया फर्स्ट पार्ट। एकदम कुछ नहीं करना था, बस आपको जो फॉर्मूला पता है उसको सॉल्व करना था, आंसर आ जाता। समझ में आया क्या? सेकेंड पार्ट के लिए इधर देखो, क्या ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा है तो क्या डी थीटा अपॉन में डी टी यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? डी थीटा अपॉन में टी टी। तो डिफ्रेंसिएशन जिसको आता होगा वही कर पाएगा। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 2t का, 2t स्क्वायर का 4t। तो
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4t, और t का कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। अब t का टाइम कौन सा लिखेंगे, टाइम कौन सा दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पुट करते ही कितना आ जाएगा 4 × 3 + 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 + 1 यानी कि 13 रेडियन पर सेकेंड, 13 रेडियन पर सेकेंड। क्या कि दोनों के लिए टाइम वही दे रखा। अच्छा, यहाँ पे 0 टाइम क्यों नहीं पुट किए हैं? क्या है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस को होता है फाइनल जगह जहां पे पहुंचा वहीं पे एट इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे पूछता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए तो बताइए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हो गया, आगे बात करें। नेक्स्ट लिखो, इफ थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज इक्वल टू 4t² + 3t, 4t² + 3t + 5 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी रेडियन, find the average, find the average, find the average angular velocity in time interval t is equal to 0 to 3 second, and also find t is equal to 0 to 3 second, and also find, and also find, and also find angular instantaneous angular velocity, also find instantaneous angular velocity at t is equal to 4 सेकेंड। इस बार स्पेशली दे दिए हैं 4 सेकेंड, तो आपको निकालना है तो फटाफट निकालिए। कैसे निकालना है ये क्वेश्चन हमने बता दिया सेम टाइप का, तो जल्दी से इसको कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म, 3 से 7 ही आ गया। देखते हैं, बाकी लोगों का भी आंसर आ जाएगा ताकि हम लोग समझेंगे कि हाँ आ गया सबका समझ में। एंगुलर इंस्टेंटेनियस या एवरेज? एवरेज कितना आया है 15, और इंस्टेंटेनियस अभी 1 घंटा लगेगा निकालने में। हाँ 2 मिनट लगेंगे। आइए चलिए हम ही निकाल देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है बोलिए तो? 4t² + 3t + 5। तो थीटा इनिशियल निकालेंगे t = 0 पे, t 0 पुट करते ही ये 0 ये 0 तो क्या आ जाएगा 5, t = 3 सेकेंड पे, तो थीटा फाइनल कितना हो जाएगा? अब तुम लोग ये पुट ही नहीं कर पा रहे हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे कोई बता सकता है क्या? 4 और इधर 3 का स्क्वायर + 3 × 3 + 5, जहां जहां पे t है ना वहां पे क्या लिख देंगे, t की जगह पे 3 लिख दे, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे।
3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 9 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 50 के आसपास। आ गया कि नहीं आ गया 50? तो 50 आ गया तो ओमेगा एवरेज, यानी ओमेगा लिखो या इसको डब्लू लिखो, जो डब्लू समझना है डब्लू समझो तुम लोग, ठीक है ना। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, अब बटे में 3, यानी कि 45 बाई में 3, यानी कितना आ जाएगा ये 15 रेडियन पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इंस्टेंटेनियस के लिए, ओमेगा इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं, डी थीटा बाई में डी टी करते हैं। तो डी थीटा कितना आ गया अपने पास में 8t प्लस 3, यानी कि t इज इक्वल टू कौन सा सेकंड बोला है 4 सेकंड। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू में 4 प्लस 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया 35 रेडियन पर सेकेंड। क्या इसी में अपने को उलझे रहना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। तो लिखे नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। 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 जब भी बात करते हैं एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी को रिलेट करने की बात करते हैं, ठीक है, तो दो तरीके से इसको रिलेट किया जा सकता है। तो एक सिंपल वे से पहले रिलेट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। आप सोचिए कि पार्टिकल्स ए पॉइंट से, समझिए पार्टिकल्स ए पॉइंट से कहाँ पे पहुंच गया है, बी पॉइंट पे, और इसके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो बोलिए हम अगर बोलेंगे कि हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। थीटा अपॉन में टाइम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टाइम लिखेंगे कि नहीं? अगर इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो क्या लिखेंगे डी थीटा बाई में डी टी। अरे डी ही तो लगा देते हैं ना उसके अंदर में। अच्छा, तुमसे पूछे लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तुम लोग बता सकते हो क्या? सर लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड अगर तुमसे पूछे तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस, या अगर वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। तो सोचो कि ए से बी तक जाने के लिए ये अगर छोटा एंगल है, क्या कि डी थीटा अगर लेंगे तो ये छोटा एंगल होगा कि नहीं होगा? समझने की कोशिश करो कि ए से, ये समझने के लिए ही तो ये सब चीजें हो रहा है। तो सपोज करो कि ये एंगल बहुत ही क्या है, स्मॉल है, सोच ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, ये एंगल बहुत ही क्या है, स्मॉल है, डेल्टा थीटा मान ले तो छोटा एंगल है, या डी थीटा। तो सोचो ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। आज ही सुबह क्लास में ये बोले थे कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ए से बी वाला ये लाइन क्या कहलाएगा, याद है कि नहीं? और ये लाइन क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, नहीं कहलाएगा क्या? अब मैं बोलूंगा कि सर आर्क ए बी नथिंग बट क्या है, ए बी के बराबर है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? आर्क ए बी नथिंग बट, क्या कि ये स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल में ये जस्ट बराबर ही होगा, पूरा पूरा बराबर नहीं होगा, लेकिन मतलब कि बराबर के आसपास में ही होगा। नहीं आया समझ में क्या? तो हम बोलेंगे कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू या तो तुम ए बी बटा में टाइम लिख दो, या तो ए बी बटे में टाइम लिख दो आप, या आर के बी बटे में टाइम लिखोगे तो ये स्पीड आ जाएगा। और दोनों नथिंग बराबर क्या है, दोनों दोनों के इक्वल के आसपास में है कि नहीं है? अरे दोनों के दोनों इक्वल है कि नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? तो पहले ये वाला लिखो फटाफट पहले कि इफ थीटा इज स्मॉल, देखो पहले पॉइंट, इफ थीटा इज स्मॉल, इसके लिए लिख लेना इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल देन और उसके बाद में ये बनाना, और ये वाला आर्क ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख लेना। मतलब थीटा जब छोटा है तो ऐसा काम किया जा सकता है। अब
समझाएंगे और अच्छे से, लेकिन पहले समझो इसको अच्छे से। और ठीक है, उधर का भी मत लिखो, उधर का भी आते हैं, उधर पहले समझते चलो। हो गया, बोलो तो आर्क इज इक्वल टू, आज फॉर्मूला पढ़े होंगे, आर्क अपॉन में रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे थीटा लिखे या डी थीटा लिख दें, तुम बताओ क्या लिखे हम लोग। चलो थीटा ही लिख देते हैं अभी समझने के लिए, समझो पहले। तो हमारे पास में आर्क ए बी नथिंग बट सर, आर्क जो है वो ए बी के बराबर है, लगभग लगभग बराबर है कि नहीं है। नहीं आएगा समझ में, क्या कि बहुत छोटी छोटी बातें हो रही है इसलिए नहीं समझ में आएगा। अरे आर्क ए बी नथिंग बट किसके बराबर, ए बी के बराबर। एंगल स्मॉल है इसलिए वो ए बी के बराबर है, लेकिन अगर एंगल लार्ज हो जाएगा ना तो वो ए बी के बराबर नहीं होगा। नहीं आया समझ में, इसलिए उधर लार्ज एंगल बनाया मैंने और इधर तेरे को क्या बनाया मैंने, थीटा एंगल बनाया, ताकि डेल्टा थीटा एंगल बनाया। क्यों, ताकि तुम समझो कि दोनों में डिफरेंस है। लार्ज एंगल में अगर तुम देखोगे ना तो बहुत ही आसमान का अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही अंतर है कि नहीं है। तो इसका मतलब स्मॉल एंगल के अंदर में आर्क जो होता है वो ए बी के इक्वल हो जाए। तो ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा बहुत स्मॉल है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो हमने क्या बोला कि सर ओमेगा इज इक्वल टू डी, और थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन आर बाई में डी टी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब सोचो आर तो कांस्टेंट है ना और ए बी वेरिएबल है। ए बी अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद में यहाँ पे पहुंच जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ए बी वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसको छोड़ देते हैं और जो जो तक कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पे, डी ए बी अपॉन में डी टी बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा, डिस्टेंस बाई में टाइम क्या देता है, या डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम क्या देता है। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे वी बाई आर, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, बोलो ना, वेलोसिटी। नहीं आया समझ में क्या, फिर से समझाऊं अगर नहीं आया तो। देखो हाँ, बोलने में तो एकदम हो, इधर आ जाओ। क्या है यहाँ पे कि अगर स्मॉल एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल अगर एंगल होगा तो ये डेल्टा थीटा जो होगा नथिंग बट किसके बराबर हो जाएगा, इसके अरे डेल्टा थीटा के अंदर में ए बी एक होगा, ये आर्क होगा। समझने की कोशिश करो, आर्क ए बी मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिस्टेंस। दोनों समझ में आ रहा है। ए बी जो है ना लीनियर डिस्टेंस कहलाता है, ए बी जो है ये लीनियर मतलब डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और आर्क ए बी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। नहीं आया समझ में। अरे आर्क ए बी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन स्मॉल एंगल होने के कारण ना दोनों के दोनों क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। तो सिंपल सी बात है सर कि अगर ये दोनों इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आर्क इंटू रेडियस लिखते हैं क्या। अरे यही तो लिखते हैं। अरे थीटा इज इक्वल टू आर्क, सॉरी गलती लिखा गया, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क। अरे वही उल्टा हो गया। ओके ओके, अरे रुक जाओ दिमाग रुक जाओ। रेडियस होता है कि नहीं होता है। तो आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इंटू रेडियस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो थीटा इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और मैंने बोला इसको नथिंग बट क्या समझो, सिंपल समझो, डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ है क्योंकि स्मॉल एंगल है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें पता है कि जब ये एंगल थीटा बनाया है तो इंस्टेंटेनियस जो होता है, इंस्टेंटेनियस क्या बोलो ना,
एंगुलर स्पीड जो होता है या एंगुलर वेलोसिटी जो होता है डी थीटा बटा में डी टी होता है। इसका मतलब थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे, बोलो ना, ए बी अपॉन आर अपॉन में डी टी लिखेंगे कि नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/r डी ए बी अपॉन डी टी लिखेंगे कि नहीं। और इसको बार बार बोल रहे हैं, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। ए बी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या मिलेगा तेरे को। अरे तो कल हो करके किसी ने इसको v/r लिख दिया तो क्या तुमको तकलीफ है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है कि नहीं होता है। v कौन सा वेलोसिटी है, जो पिछले चैप्टर में तूने पढ़ा था काइनेमेटिक्स के अंदर में। और ओमेगा कौन सा है, अभी जो पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर में। बात समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, याद रखना। रियलिटी में क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। फटाफट करो, यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जल्दी से लिखो। बट अपना काम चल जाएगा, यहाँ पे काम चल जाएगा, बट कहाँ काम नहीं चलेगा पता है, रोटेशन मोशन में आएंगे। अभी तो सर्कुलर चल रहा है, अभी आपको सर्कुलर मोशन में ही सर्कल बना देंगे आपके दिमाग में। जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। तो एक रिलेशन समझ में आया क्या। चले आगे बात करें। चले आगे। लेकिन कल हो करके किसी बंदे ने आपसे ऐसे पूछा, समझिए ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर बाई में क्या लिखेंगे, रेडियस। अरे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो नीचे कौन आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा ना v के नीचे। लेकिन v कौन सा वाला लेते हैं, हमेशा कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला। क्योंकि हमेशा थोड़ा ही होगा कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, कभी कभी चेंज भी तो हो सकता है ना। तो हमेशा वो वाला लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। तो लिख लेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r। लिखेंगे v परपेंडिकुलर के बारे में लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू line joining। r is the length of, r is the length of line joining, r is the length of line joining, r is the length of line joining। मतलब कि ऐसा थोड़ी है हमेशा रेडियस जो है फिक्स्ड होगा, कभी कभी लाइन ज्वाइनिंग वाला भी होगा ना, तो उसके लिए भी हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ओमेगा के बारे में डिस्कस किया था, एंगुलर स्पीड के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। देखो एंगुलर कभी कभी स्पीड भी बोला जा सकता है और कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जा सकता है। मतलब स्मॉल अगर एंगल होगा तो वो किस में बदल जाएगा, वेलोसिटी के अंदर में। तो अगर स्पीड बोल दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा, लार्ज एंगल के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। पहले हम लोग सिंपल सिंपल बातें कर लेते हैं, फिर आगे चल कर करके रिलेट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, तो जैसे सपोज करो कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, जब हमारे पास में सर्कल है ही, तो हम भी गधेरे की तरह क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब पार्टिकल जो है अगर सर्कुलर मोशन में है, तो बोलो यहाँ पे वेलोसिटी मान के चल रहे कि v1 होगा, और कुछ टाइम्स के बाद में इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बोलो v2 हो जाएगा। ऐसा मान के चल लेते हैं ना, क्या बोलते हो? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो v1 इज इक्वल टू v2 होगा, अदरवाइज v1 इज इक्वल टू नॉट v2 होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म है तो डेल्टा v किसके बराबर होगा सर, v2 माइनस v1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस, अच्छा ये डेल्टा v ही तो कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अरे डेल्टा v, डेल्टा जब भी लिखा जाता है उसका मतलब चेंज होता है ना, तो डेल्टा v क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। कल हो करके बोले किसी बंदे ने कि डेल्टा v का मॉड निकाल के दिखाओ, तो डेल्टा v का मॉड क्या हो जाएगा सर, v1 का स्क्वायर, आज सुबह ही बताया, v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, यही तो होगा। अगर कल होकर के किसी बंदे ने बोला कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v1 नथिंग बट किसके बराबर होगा, v2 के बराबर, और एक v के बराबर होगा कि नहीं होगा? जब तुम इसको सॉल्व करोगे इसके अंदर में पुट कर करके, तो इसकी वैल्यू सीधा लिख देता हूं 2v साइन थीटा बाई 2। अरे सुबह किए थे वो r रेडियस के लिए, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r लिखे थे, और डायरेक्ट सॉल्व कर करके 2r साइन थीटा बाई 2 आया था सुबह। तो क्या डायरेक्ट लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? जल्दी से लिखो। क्यों नहीं लिख पा रहे हो? हो गया? जल्दी लिखो फटाफट। चले आगे बात करें क्या, डिस्कस करें क्या? जल्दी कर लो पहले। तो ये वेक्टर का गेम है। यहाँ पे वेक्टर अगर आपको आता है सही से तो ये गेम खत्म, आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो ये वेक्टर का गेम है। अब वेक्टर मैंने दो बार तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। अरे तुम देखो ना, अगर कल हो कर ये तो बीच में बना दिया मैंने, चलो ऐसा एक जनरल केस ले लेते हैं समझने के लिए। क्या ले लेते हैं? एक जनरल केस ले लेते हैं तुमको समझाने के लिए, थोड़ा सा और इसके डिटेल बता देते हैं ताकि तुम समझो अच्छे से। अगर मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है क्या है, v1 है, और यहाँ पे ही दे दिया वेलोसिटी v2, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, v1 और v2 कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं पता है तुम लोग? अगर चेंज इन वेलोसिटी लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले डेल्टा v, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वेक्टर तो पॉजिटिव में है। इसका मतलब समझो, वेक्टर जब पढ़े थे उसमें बताया था ये फर्स्ट वेक्टर किस में है, पॉजिटिव में, और सेकंड वेक्टर किस में है, माइनस में, नेगेटिव में है। तो अगर मैं फर्स्ट वेक्टर को यहाँ पे बना रहा हूं तो फर्स्ट वेक्टर कहीं इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। पहले समझो, वेक्टर का भी अगर थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट वेक्टर इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सेकेंड वेक्टर बताओ, तो मैं बोला था पैरेलली अगर वेक्टर को शिफ्ट कराते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सेकेंड वेक्टर किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ v1 से। लेकिन क्या हमको ये लेना है, क्या हमको सेकेंड वेक्टर ये लेना है या उसके माइनस लगा के लेना है? माइनस लगाने का मतलब ये किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा कि नहीं, माइनस v1 वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा ना, नहीं आया समझ में? ये जो होगा ना,
अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, सॉरी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वैल्यू क्या होगा, ये होगा। अगर V1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, V2 इज इक्वल टू V हो जाए। तो पहले बात समझ में आया क्या, आया क्या? इसको भी थोड़ा सा बनाओ ना, तब और अच्छे से समझाते हैं इसको।